हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 5 फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एलआईसी डब्ल्यू मेंस के लिए। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री to appoint an AI minister named Diala to oversee growth and ethical use of artificial intelligence in the country। तो रिसेंटली एल्बेनिया ऐसी कंट्री है जो पहली कंट्री बनी है विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, जिसने अपॉइंट किया है एआई मिनिस्टर डेलिया नाम का, जिसका मतलब एल्बेनिया में होता है सन। ठीक है, तो एल्बेनिया जो है पहली कंट्री बनी है जिसने एआई मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एयरबस एसई, Leonardo SPA, Thales SA have signed an MOU to merge their satellite manufacturing and space system businesses. What percentage of stake will Airbus hold in a newly created European joint venture? So इसमें जो Airbus है ये होल्ड करेगा आपका 35% के आपके स्टेक्स। ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर बाकियों का देखें, एयरबस का 35 हमने पढ़ा, आपके लियोनार्डो का 32.5 है एंड सेम फॉर दी थेल्स। ठीक है, ये जॉइंट वेंचर जो है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ऑपरेशनल होएगा आपका 2027 में एंड ये जनरेट करेगा 25,000 पीपल, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा 25,000 लोगों के लिए इन द यूरोप एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जनरेट करेगा अराउंड 6.5 बिलियन यूरो ऑफ एनुअल रेवेन्यू। Now next आपको क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन दी मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, जिसका नाम है ओशन स्काई 2025 एंड इट इज होस्टेड बाय विच कंट्रीज एयरफोर्स। तो इस एक्सरसाइज को, ओशन स्काई 2025 एक्सरसाइज को होस्ट किया था स्पेन ने, और इंडियन एयरफोर्स जो है इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और एंड इट वाज हेल्ड एट दी गैंडो एयर बेस इन कैनरी आइलैंड स्पेन, और 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये आपकी एक्सरसाइज चली थी। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से SU-30 MK-1 फाइटर जेट जो है उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था एंड इंडिया जो है ये फर्स्ट नॉन नाटो कंट्री बना था टू टेक पार्ट इन दी ओशियन स्काई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT ने साइन किया है एक MOU विद विच बैंक टू एनहांस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो रिसेंटली DPIIT ने MOU साइन किया है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट को फॉर द स्टार्टअप्स। ठीक है, नाउ अंडर दिस MOU कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करेगा DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को, स्टार्टअप्स जीरो बैलेंस अकाउंट, लोन, डिजिटल पेमेंट एंड API बेस्ड सॉल्यूशंस। तो ये सब चीजें ये उन्हें प्रोवाइड करेगा अलॉन्ग विद मेंटरशिप, इन्वेस्टमेंट गाइडेंस एंड नेटवर्किंग सपोर्ट, हेल्प करने के लिए उन हेल्प देम टू ग्रो फ्रॉम आइडिएशन टू स्केल। ठीक है, इसके अलावा DPIIT ने रिसेंटली एक और MOU साइन किया है प्रीमस पार्टनर्स इंडिया के साथ, स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइन MOU विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू जॉइन द PM श्री स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज केरला। केरला ने रिसेंटली MOU साइन किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन करने के लिए PM श्री स्कीम को एंड हेयर द स्टेट प्लान्स टू सिक्योर 1446 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजिंग द गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, इसमें जो हर एक सेलेक्टेड स्कूल होगा उसे 1 करोड़ पर ईयर का यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा फॉर अ 5 ईयर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी एनहांसमेंट। ठीक है, नाउ PM श्री स्कीम की बात करें तो 2022 में लॉन्च की गई थी। इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट एंड यूटीज, लोकल बॉडीज, KVS एंड नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, इसका एम है मॉडर्नाइज करना है और क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन करना है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स को टू शोकेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसके की फीचर हैं जैसे इसका एम है स्टैब्लिश करना है ओवर 14,500 PM श्री स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इसके अलावा फंडिंग की अगर हम बात करें, फंडिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट की, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 27,360 करोड़ की है फॉर द 5 ईयर। 5 साल का ये आपका प्रोजेक्ट है 2022-23 से 2026-27 तक का। फंडिंग पैटर्न की बात करें, अगर सेंटर और स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे 60-40 का रेशियो चलता है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पे आ जाते हैं तो 90 और 10 का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 90% और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो आपका रहेगा 10%।
ठीक है, और 100% सेंट्रल फंडिंग होती है फॉर यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। Now next question है, the Indian Coast Guard recently launched two advanced fast patrol vessel named ICGS Ajit and ICGS Aparajit. These were built by which shipyard? तो recently इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इन्होंने 2 शिप लॉन्च किए हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। एक का नाम है अजीत, दूसरे का नाम है अपराजीत, ठीक है। ये डेवलप किए हैं, डिजाइन और डेवलप किए गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों वेसल जो हैं इनके दूसरे नाम आप देख सकते हो, यार्ड 1276 एंड यार्ड 1277, ठीक है। ये 7th and 8th वेसल है इन द सीरीज ऑफ 8 इंडिजीनियसली बिल्ड फास्ट पेट्रोल वेसल बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। इसकी लेंथ 52 मीटर की है और डिस्प्लेसमेंट आपका 320 टन्स का रहेगा। इसके अलावा इससे पहले जो आपके 6 फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किए गए हैं वो कौन कौन से थे? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अदम्य, अक्षर, अमूल्य, अक्षय, आंचल और अटल, ठीक है। नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, इसके डीजी हैं परमेश शिवमणि, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, 1978 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज विच इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग under the Ministry of Defense recently signed a MOU with Italy-based TESMEC SPA to introduce advanced surface miner equipment in India. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है इटली के ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए एडवांस सरफेस माइनर इक्विपमेंट इंडिया में? तो इट इज BEML, ठीक है। कौन सी कंपनी है? इट इज BEML, जिसके CMD है शांतनु रॉय, हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। Now next question है, which product launched by City Union Bank in India's first AI-enabled credit card designed for MSME customers during the Global FinTech Fest 2025 जो आपका मुंबई में हुआ था, ठीक है। सो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने? वैसे तो बहुत सारे यहाँ पे सेवरल यहाँ पे इनिशिएटिव्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं AI इनेबल क्रेडिट कार्ड की, जिसको MSME कस्टमर्स के लिए डिजाइन किया गया है एंड इसका नाम है आपका CUB रुपे MSME कार्ड, ठीक है। क्या नाम है? CUB, सिटी यूनियन बैंक रुपे MSME कार्ड। इसको लॉन्च किया है आपका सिटी यूनियन बैंक ने, ठीक है। अब अदर इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं? जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड UPI पेमेंट, ठीक है। UPI सर्कल माई डिवाइसेस यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। जैसे हम स्मार्ट टीवी से भी अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं सिटी यूनियन बैंक की। इसके करंट MD एंड CEO है डॉक्टर N कामाकोडी, हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसकी टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। नाउ अदर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, जैसे UPI रिजर्व पे, ये अलाउ करता है कस्टमर्स को कि वो अपना अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स दे कैन ब्लॉक एंड फ्रॉम देयर लिंक्ड अकाउंट, ठीक है। मतलब कुछ फंडिंग जो आपके हैं जितना आप चाहो उतना आपका यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है UPI हेल्प, नाम से पता चल रहा है इट इज AI ड्रिवन सपोर्ट, जो आपका इंस्टेंट रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा ऑफ अ पेमेंट क्वेरीज एंड फ्रॉड अलर्ट्स। नेक्स्ट आता है मल्टी सिग्नेटरी वर्कफ्लोस, जो इंट्रोड्यूस करता है मल्टीपल अप्रूवल लेयर फॉर कॉर्पोरेट एंड B2B UPI पेमेंट्स। नेक्स्ट आता है UPI इनेबल कैश विड्रॉल्स, QR स्कैन करके आप यहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है बायो ऑथेंटिकेशन एंड फेस ऑथेंटिकेशन, तो आप बायोमेट्रिक से और फेशियल रिकॉग्निशन से अपना जो है पेमेंट कर सकते हो UPI का। देन CUB डिपेंड क्रेडिट लाइन ऑन UPI, ये इंटीग्रेट करता है प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन को डायरेक्टली इनटू द UPI फ्लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है NTB फ्लो, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे डिजिटाइज किया गया है और सिंप्लीफाई किया गया है प्रोसेस को कि आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग से मतलब उनके अगेंस्ट में लोन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है CUB डिजायर, यहाँ पे लॉन्च किया गया है विच इज अ सिस्टमैटिक सेविंग प्लान डिजाइन फॉर बोथ CUB एंड नॉन CUB कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है CUB रुपे MSME कार्ड, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा AI इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड, ये आपका है, ठीक है, फॉर द MSMEs। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Reserve Bank of India has launched the 4th edition of Global Hackathon Harbinger 2025 Innovation for Transformation. What is the theme of this edition? इस बार का आपका थीम क्या था, ठीक है। इस बार का आपका थीम था सिक्योर बैंकिंग पावर्ड बाय आइडेंटिफाई
इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिविटी, सिक्योर बैंकिंग powered by identity, integrity and inclusivity. This is the theme of fourth edition of Harbinger 2025 Hackathon. ठीक है, जो आरबीआई की होती है, आरबीआई करवाता है इसको. नाउ अब जो ये आपकी हैकेथन थी, इसमें पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया गया था टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस अराउंड 3 की प्रॉब्लम. कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम है? टोकनाइज्ड केवाईसी, ऑफलाइन सेंट्रल बैंक, डिजिटल करेंसी एंड एनहांसिंग ट्रस्ट. तो इस पे बेस्ड आपका पूरा हैकेथन ये था. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? ओपन, मतलब या एलिजिबिलिटी यहाँ पे है कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी टीम और एंटिटीज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे. और जो ये आपके पार्टिसिपेंट है, इनकी एज 18 ईयर्स और अबव होनी चाहिए थी. ठीक है, ये क्राइटेरिया आपका था. प्राइजेस की बात करें तो जो विनर है उसके लिए 40 लाख का प्राइस था, जो रनर अप था उसका 20 लाख का, एंड स्पेशलाइज प्राइज 20 लाख का फॉर द बेस्ट ऑल विमेन टीम. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज कि जो यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड टीम थी उसको 5 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा टू बिल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग प्रोटोटाइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने जो पहली कंपनी बनी है ज्वाइन करने वाली ICMM को, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग मेटल को ज्वाइन करने वाली पहली इंडिया की कंपनी बनी है? इट इज योर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज योर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड. अब ICMM की बात करें तो ये आपकी एक ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी है. ठीक है, जिसमें लीडिंग माइनिंग एंड मेटल कंपनीज को जो है एक साथ लाया जाता है अलॉन्ग विद द रीजनल एंड कमोडिटीज एसोसिएशन. ओके, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी. हेडक्वार्टर लंदन में लोकेटेड है इसका, लंदन यूके में, एंड इसके करंट प्रेसिडेंट है रोहितेश धवन. ओके, नाउ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें, इसके चेयरपर्सन है प्रिया अग्रवाल हैबर. हेडक्वार्टर इसका उदयपुर राजस्थान में लोकेटेड है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज ग्रांटेड अ स्पेशल एग्जेम्पशन टू द Swami Investment Fund 1. What is the primary objective of the Swami Investment Fund 1? तो रिसेंटली जो आपका आरबीआई है, आरबीआई ने स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड 1 जो है इसके लिए स्पेशल एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया है, ग्रांट किया है. और इसका एम क्या है? प्रोवाइड करना डेट फाइनेंसिंग फॉर स्टॉल्ड एंड स्ट्रेस अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी. और ये एग्जेम्पशन डिजाइन किया गया है ताकि जो हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, बैंक्स हैं, जो हमारे NBFCs हैं, ठीक है, वो इन्वेस्ट करें इस फंड में. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें इस फंड की, तो ये स्पेशल विंडो है फॉर द अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड. मतलब ये इसका फुल फॉर्म है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड 1, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था. और इसे मैनेज कौन करता है? आरबीआई की SBI की सब्सिडी SBI कैप वेंचर लिमिटेड. ठीक है, इस एग्जाम्पशन से पहले इंडिविजुअल लिमिट जो आपकी थी, जैसे अ सिंगल रेगुलेटेड एंटिटी जो है वो इन्वेस्ट कर सकती थी ओनली अप टू 10% ऑफ द फंड कॉर्पस. ठीक है, एंड अब यहाँ पे और कलेक्टिव लिमिट जो आपकी थी, ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टुगेदर कुड इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ द फंड्स कॉर्पस. ठीक है, पहले ये आपका इंडिविजुअल का 10% था और कलेक्टिव लिमिट जो थी वो आपकी 20% हुआ करती थी बिफोर दिस एग्जेम्पशन. राइट, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम द 90th स्टेट मेंबर ऑफ IUCN इन 2025. सो इनमें से कौन सी कंट्री है जो 90th स्टेट मेंबर बनी है आपका IUCN का? सो इट इज तुवालू. ठीक है, कौन सी कंट्री है? इट इज तुवालू. और अभी रिसेंटली IUCN लीडरशिप एंड रीजनल काउंसिल इलेक्शन हुए थे 2026 से 2029 के बीच में, और वहीं पे ये न्यूज़ भी आपकी आई थी. ठीक है, अब बात करते हैं इसे. तो IUCN ने यहाँ पे जो काउंसिल इलेक्शन किए हैं उसमें प्रेसिडेंट आपके जो है री इलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम है रजान खलीफा अल मुबारक. ठीक है, सेकेंड टर्म इनका आपका जो है शुरू होगा अभी. ठीक है, देन बात करें साउथ एंड ईस्ट एशिया काउंसिलर्स की, तो इसमें लीमा रोसलिंड फ्रॉम इंडिया, रोशनी अधिकारी पाठक फ्रॉम नेपाल, देन आपका आशिरो याशिनाका फ्रॉम जापान, येनफिंग गुआ फ्रॉम चाइना एंड अमरान हमजा फ्रॉम मलेशिया जो है, इनको सेलेक्ट किया गया है एज अ साउथ एंड ईस्ट एशिया काउंसिलर्स. इसके अलावा कमीशन चेयर्स भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे, जैसे डॉक्टर मधु राव इंडिया से, डॉक्टर मार्गरेट ओटियानो केनिया से, डॉक्टर लेटे फ्रॉम कनाडा, अर्नेस्टो हेरेरा फ्रॉम मैक्सिको, डॉक्टर क्रिस्टियाना वियोगट इन्हें रिलेक्ट किया गया है, एंड मैनुअल पुलगार विदल जो है इनको भी
पेरू से इनको भी रीइलेक्ट यहाँ पे किया गया था। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है, विवेक मेनन जो है इनको जो इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, ऑथर, फोटोग्राफर हैं, इनको इलेक्ट किया गया है चेयर ऑफ IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का फॉर द 2025-2029 टर्म, एंड ये पहले एशियन बने हैं हु विल लीड दिस SSC इन दी 75-year हिस्ट्री। ठीक है, ही इज अ फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एंड ये IUCN से एसोसिएटेड हैं ओवर 25 ईयर्स से। इसके साथ ही इन्होंने सर्व किया है चेयर ऑफ SSC एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप का एंड IUCN एज एन IUCN काउंसलर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर रिमूव्ड फ्रॉम द FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर 2025। तो FATF का प्लेनरी सेशन हुआ था आपका, ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था, 4th एडिशन था, और इसी दौरान यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं FATF की ग्रे लिस्ट में। ठीक है, 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे एंड ब्लैक। ब्लैक वाली आपकी हाई रिस्क वाली होती है, ठीक है, और ग्रे लिस्ट की बात करें तो इसमें अभी रिसेंटली 4 कंट्रीज को हटाया गया है। एक आपकी नाइजीरिया है, दूसरा है साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक्यू, बुर्किना फासो। ठीक है, तो ये चारों को हटाया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से। अब कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल है? वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, इसमें कुछ नाम मैंने आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अल्जीरिया, एंगोला, बोलिविया, बुल्गारिया, कैमरून, कोटे डिवोरा, DR कॉन्गो, हैती, केनिया, लेबनान, नेपाल, वेनेजुएला, वियतनाम, ये सारे आपके आते हैं ग्रे लिस्ट में। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कंट्रीज यहाँ पे हैं। अब बात करिए अगर ब्लैक लिस्ट की, जिसमें हाई रिस्क वाली होती है कंट्रीज, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान एंड म्यांमार, ये आपकी ब्लैक लिस्ट में आती है। ठीक है, इसके अलावा रशिया को यहाँ पे बहुत टाइम से सस्पेंड किया गया है FATF में, और अभी भी ये चीज कंटिन्यू की गई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, नाउ बात करते हैं इस प्लेनरी सेशन की। सो FATF का 4th प्लेनरी सेशन जो था 4th वाला था, और इसे पेरिस फ्रांस में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था 22 to 24 अक्टूबर। ठीक है, एंड ये आपका जो है प्लेनरी सेशन किया गया था मैक्सिकन प्रेसिडेंसी ऑफ एलिसा डे एंडा मेड्राजा। ठीक है, अब यहाँ पे जमाइका एंड नाइजीरिया ने ज्वाइन किया था FATF प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स को फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विद केनिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस मीटिंग के इस प्लेनरी सेशन के क्या आउटकम्स थे? जैसे यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है न्यू इवोल्यूशन रिपोर्ट फॉर बेल्जियम एंड मलेशिया अंडर द FATF's अपडेटेड असेसमेंट सिस्टम, जो फोकस करता है ऑन द रिजल्ट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, काउंटरिंग द प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे अप्रूव किया गया है न्यू ग्लोबल गाइडेंस for helping nations to strengthen their framework for recovering criminal proceedings and improve करने के लिए क्रॉस बॉर्डर कॉर्पोरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू टूल टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग फाइनेंशियल क्राइम रिस्क फॉर AI एंड डीपफेक्स। ठीक है, होराइजन स्कैन। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। FATF के करंट प्रेसिडेंट है एलिसा डे एंडा मेड्राजो फ्रॉम मेक्सिको, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है, और 1989 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस recently recognized 2 additional institutes as center of excellence under the national critical mineral mission. As of October 2025, what is the total number of center of excellence recognized under the national critical mineral mission? सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। टोटल अभी 9 हुए हैं, और कौन से 2 रिसेंटली ऐड हुए हैं? तो IISc बेंगलुरु एंड सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना, इन दोनों को रिसेंटली ऐड किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द न्यू टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1515 इफेक्टिव फ्रॉम 1st November 2025, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग हेल्पलाइन 14408 फॉर बेनिफिशरीज ऑफ पोषण अभियान एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो रिसेंटली हेल्पलाइन जो है आपकी है दोनों इनिशिएटिव के लिए, पोषण अभियान के लिए और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए, ये चेंज हुई है। नया नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर वो है आपका 1515, पुराना क्या था 14408 था। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे एक नाम पढ़िए आप, प्रधानमंत्री मातृ मीन्स माँ कौन होती है? विमेन होती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं स्कीम की। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर दी मिशन शक्ति सब स्कीम समर्थ्य, और इसे इंप्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे
फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को जो बिलोंग करती हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का कि हमें इंप्रूव करनी है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स को, प्रमोट करना है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर अमंग दी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तीसरा है हमें सपोर्ट करना है न्यूट्रिशन नीड्स प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी में। ठीक है, ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो 5,000 का कैश इंसेंटिव यहाँ पे जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है फर्स्ट चाइल्ड के लिए गिवन इन दी 2 इंस्टॉलमेंट एंड एडिशनल 1,000 यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है अंडर दी जननी सुरक्षा योजना आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मेकिंग इट 6,000 टोटली। और सेकेंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है तो 6,000 रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। एंड इन केस ऑफ मिस कैरेज और स्टिल बर्थ विमेन जो है इनको ट्रीट किया जाता है एज अ फ्रेश बेनिफिशरीज इन दी नेक्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन आपका यूज किया जाता है एंड एनपीसीआई वेरिफिकेशन फॉर द सिक्योर डेब्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, एंड इट इज ऑपरेशनल and it is operated by state and UT officials through the field level workers, जैसे आशा वर्कर्स हो गए या आंगनवाड़ी वाले वर्कर्स आपके हो गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो SC/ST विमेन विद डिसेबिलिटी जिनकी डिसेबिलिटी आपकी ज़्यादा है 40% से, ठीक है, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जो BPL कार्ड होल्डर्स हैं, PMJY कार्ड होल्डर हैं, ई श्रम कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर हैं, वो भी इसमें शामिल है आपके। विमेन फार्मर्स अंडर द PM किसान, ऐसी फैमिली जिसकी फैमिली इनकम आपकी 8 लाख पर एनम से कम है, ठीक है, वो इसमें आपके जो है एलिजिबल होते हैं। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग विमेंस, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो आपके हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, ठीक है, एनी अदर कैटेगरी विच इज नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो सारे इसमें आपके एलिजिबल होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज आपकी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप आपका हुआ था। ठीक है, 6 से 19 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में हुआ था। ठीक है, इट इज द सेकेंड टाइम कि इंडिया ने इसे होस्ट किया है। पहली बार 2008 में इसे होस्ट किया गया था। इसमें आपकी 2 टाइप की चैंपियनशिप होती हैं। एक है सुहानी नाता कप जो मिक्स टीम इवेंट होता है आपका, एंड आई लेवल कप जो इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं जिसमें सिंगल डबल्स एंड मिक्स डबल्स आपके खेले जाते हैं। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की टीम ब्रॉन्ज जो है उसने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, एंड इंडिया ने फर्स्ट एवर मेडल जीता था आपका सुहान दीनाता कप में, और हमने जो है डिफीट किया था साउथ कोरिया को टू रीच दी सेमीफाइनल। ठीक है, अब ओवरऑल बात करें तो चाइना ने यहाँ पे गोल्ड जीता है, फॉलोड बाय इंडोनेशिया ने सिल्वर, और इंडिया और जापान ने शेयर किया था आपका ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इंडिविजुअल सिल्वर में तन्वी शर्मा जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, एंड ये आपकी जो है इंडियन वुमेन बनी है, मतलब जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है आफ्टर साइना नेहवाल जिन्होंने 2008 में गोल्ड जीता था, और अपर्णा पोपट जिन्होंने सिल्वर जीता था 1996 में। ठीक है, इंडियन मेडल टैली की बात करें तो टोटल यहाँ पे 11 मेडल थे, 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, अब इसी पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं कि इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट दी BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार इसे 2008 में आपका जो है होस्ट किया गया था इंडिया द्वारा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयर ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिटी ग्रुप इफेक्टिव फ्रॉम 22 अक्टूबर 2025। तो रिसेंटली आपके नए चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके अपॉइंट किए गए हैं सिटी ग्रुप के। इनका नाम है जेन फ्रासर। ठीक है, क्या नाम है? जेन फ्रासर, और इन्होंने रिप्लेस किया है जॉन डुगान को। ठीक है, जिनका जो यहाँ पे एज अ चेयर काम कर रहे थे 2019 से। ठीक है, नाउ जेनी फ्रासर जो है इन्होंने वर्क किया है मर्जर एंड एक्विजिशन में इन द गोल्डमैन सैच, मैककिंसे एंड कंपनी में भी इन्होंने काम किया हुआ है, और 2021 में ये सिटी ग्रुप की CEO बनी थी, और ये आपका फर्स्ट मतलब पहली विमेन बनी थी टू लीड द मेजर USA बैंक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन शिप बिल्डर्स रिन्यूड इट्स MOU विद फ्रांस नेवल ग्रुप टू जॉइंटली ऑफर एडवांस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टू फ्रेंडली नेशन। तो रिसेंटली जो मेजरगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है इनका MOU आपका जो है रिन्यू किया गया है फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ। किसके लिए? एडवांस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए। ठीक है,
अब बात करें मेजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड की, तो इसके CMD है रिटायर्ड कैप्टन जगमोहन, और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ टॉर्च बेरर फॉर द अपकमिंग मिलानो कॉर्टिनो 2026 विंटर ओलंपिक, जो आपका 6 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा 2026 में। एंड कहाँ पे ये होगा आपका, मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्फेजो में ये आपका होगा, इटली में। ठीक है, सो इनमें से कौन से आपके जो है पर्सनालिटी हैं जिनको एज अ टॉर्च बीरर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, जो शूटर हैं इनको एज अ टॉर्च बीरर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मिलानो कॉर्टिनो 2026 विंटर ओलंपिक के लिए। ठीक है, अब ये जो है सेकेंड टाइम ओलंपिक टॉर्च रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार पेरिस 2024 जो थे, इसमें इनको जो है इन्होंने टॉर्च बेरर जो रैली आपकी होती है, ठीक है, जो टॉर्च रैली, उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी वर्किंग ग्रुप प्रपोजल ऑन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्जेस। तो सेबी ने एक ग्रुप आपका बनाया था, ठीक है, वर्किंग ग्रुप, जिसको लीड कर रहे थे RS गांधी, रामा सुब्रमण्यम गांधी, जो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे RBI के। ठीक है, अब इस ग्रुप का काम क्या था कि ये रिव्यू करेंगे ट्रांजैक्शन फी स्ट्रक्चर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे NSE क्लियरिंग लिमिटेड ले लेते हैं, ये आपकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी है आपके ट्रांजैक्शंस के लिए ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रपोजल दिए गए हैं इस ग्रुप द्वारा। इस ग्रुप ने क्या बोला है कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं आपके कॉर्पोरेशन के, वो बढ़ने चाहिए। ठीक है, इनकी जो फीस है वो बढ़नी चाहिए। These charges should be scientifically structured, जैसे that is based on the overall transaction volume, ensure करें fairness, transparency and financial stability। एंड जो सेबी है, सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि जो ब्रोकर चार्जेस हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, now the working group is also exploring the proposal that clearing members, brokers or institution that uses the clearing corporation should contribute more to the settlement guarantee fund। तो इनको यहाँ पे क्या बोला है, जो आपके ब्रोकर हैं या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो यूज कर रहे हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, उनको यहाँ पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना होगा सेटलमेंट गारंटी फंड में। अब SGF ये आपका एक फाइनेंशियल सेफ्टी बफर है इंश्योर करने के लिए सेटलमेंट इवन इफ द मेंबर डिफॉल्ट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, जो इंटरनल स्टडी है इसमें ऐसा पाया गया है कि जो करंट अर्निंग मॉडल है ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज वीक एंड दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, करंटली NSE क्लियरिंग जो है, ये इनको सिर्फ 5 से 6% का फीस कलेक्ट किया जाता है, दिया जाता है बाय दी NSE फ्रॉम मेंबर्स, एंड इट इज प्रपोज्ड कि ये आपका इंक्रीज करके 25% या उससे ज्यादा किया जाए। ठीक है, द चेंज वुड मेक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मोर फाइनेंशियली स्टेबल एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो डिस्कस करते हैं। जैसे अंडर द न्यू प्रपोजल द शेयर ऑफ अ फी रिसीव्ड बाय NSE क्लियरिंग लिमिटेड फ्रॉम टोटल फीस कलेक्टेड बाय द NSE मे इंक्रीज फ्रॉम करंट 5 to 6% टू अराउंड हाउ मच, इट इज 25% और हायर। ठीक है, अब सेबी की भी बात कर लेते हैं लगे हाथों कि सेबी के चेयरमैन कौन है, तुहिन कांता पांडे, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। ठीक है, now next question है, which sports person was conferred with the honorary rank of lieutenant colonel in the territorial army by the Union Defence Minister Rajnath Singh during the ceremony at the South Block, New Delhi। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक आपका या उपाधि जो है वो दी गई है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीरज चोपड़ा। ठीक है, नाउ इनको और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था 2018 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 21 में, 22 में पद्मश्री, एंड 2022 में इन्हें परम वशिष्ठ सेवा मेडल भी मिला था, और वशिष्ठ सेवा मेडल भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, इन द ईयर 2022। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन वॉन द 2025 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ अ लास्ट 5 ईयर? तो रिसेंटली सुनील अमृत जो है इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं, हिस्टोरियन हैं, ठीक है, इनकी इस बुक के लिए मिला है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। ठीक है, ये जो अवार्ड है आपका, ये अवार्ड की शुरुआत 2013 में की गई थी। इट इज सपोर्टेड बाय द
हाउथर्नडन फाउंडेशन एंड फोर्ड फाउंडेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो ये बुक है वो नॉन फिक्शन वर्क पे होनी चाहिए एंड ये आपकी पब्लिश होनी चाहिए यूके में, साथ में ही ये बुक आपकी अवेलेबल होनी चाहिए इंग्लिश में। तो ये इसके क्राइटेरिया हैं। और जो विनर होते हैं उनको यहाँ पे 25,000 का ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एज अ प्राइज दिया जाता है, और जो शॉर्टलिस्टेड ऑथर होते हैं इनको 1,000 का यहाँ पे ग्रेट ब्रिटिश पाउंड एज अ प्राइज दिया जाता है। क्लियर है? Now next question है, which organization signed an MOU with the Indian Institute of Madras to establish Center for सस्टेनेबल एनर्जी? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एमओयू साइन किया है आईआईटी मद्रास के साथ फॉर स्टैब्लिशिंग दी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी? इट इज कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज कोल इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो अच्युत घटक जो डायरेक्टर है आपके कोल इंडिया लिमिटेड के, एंड बी कामाकोटी जो डायरेक्टर है आपके आईआईटी मद्रास के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस एग्रीमेंट के तहत ये जो सेंटर है आपका, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, ये ऑफर करेगा पीएचडी, पोस्ट डायरेक्टोरल एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को, एंड प्रमोट करेगा इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन द रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल बाय विनिंग द इनॉग्रल 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो आपके इंग्लैंड में हुई है, MMNS बैंक अरीना, लिवरपूल, इंग्लैंड में ये हुई थी। एंड इट इज मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेडल है वो जीते थे आपके कजाकिस्तान ने। ठीक है, किसने जीते थे? कजाकिस्तान ने। एंड सेकेंड नंबर पे उज्बेकिस्तान था, एंड थर्ड पे था इंडिया विद 4 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। ओके, अब यहाँ पे 4 से 14 सितंबर तक ये आपका जो टूर्नामेंट है वो चला था, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप चली थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के विनर्स की, तो गोल्ड यहाँ पे 2 जनों ने जीता है, मीनाक्षी हुड्डा इन 48 kg एंड जैस्मिन लेम्बोरिया इन 57 kg। वहीं पे सिल्वर मेडल जीता है नूपुर शिरोन ने इन 80+ kg एंड ब्रॉन्ज जीता है पूजा रानी ने इन 80 kg। फाइन। अब बात करें अगर वर्ल्ड बॉक्सिंग की, जिन्होंने ये चैंपियनशिप करवाई थी, तो इसके प्रेसिडेंट हैं बोरिस वैन डर वॉर्स। हेडक्वार्टर्स का लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2025 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹21 लाख ऑन विच फिनटेक कंपनी फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी नॉर्म्स रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी फिनटेक आपकी कंपनी है, ठीक है, जिसके ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज की है 21 लाख की? ठीक है, किस चीज के लिए? क्योंकि इन्होंने आपके रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए हैं रिलेटेड टू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फोन पे 21 लाख का आपका जुर्माना, मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई द्वारा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹66 करोड़ और approximately 7.5 million US dollar with Indian Navy for supply of indigenously built underwater remotely operated vehicles, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जिसकी इमेज, ठीक है, ये आपका है अंडर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। और इसी चीज के लिए उड़ीसा की एक स्टार्टअप कंपनी है, डीप टेक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है कुरोशिया टेक्नोलॉजी। इन्होंने 66 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन नेवी के साथ सप्लाई करने के लिए अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को। ठीक है, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट होगा UWROVs का। ठीक है, नाउ अंडर दिस अग्रीमेंट कुरोशिया टेक्नोलॉजी जो है ये सप्लाई करेगी और प्रोवाइड करेगी मेंटेनेंस फॉर जलसीमा, जलदूता एंड नव्या AI इनेबल अंडर वाटर एंड सरफेस व्हीकल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन September 2025 द 9th edition ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन was officially launched across India with a theme Swachhotsav. The campaign was organized by the dash. तो रिसेंटली 9th एडिशन स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का लॉन्च किया गया था। इसका मतलब जो पहला एडिशन था, इसका इनॉग्रल एडिशन स्वच्छता ही सेवा का, ये कब लॉन्च किया गया था? 2017 में लॉन्च किया गया था, 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। और पहला आपका जो कैंपेन था वो आपका खत्म हुआ था 2 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, ऐसे ही ये वाला कैंपेन भी आपका 15 सितंबर को शुरू हुआ था और महात्मा गांधी जी की जो आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर, उस दिन तक ये आपका चला था।
ठीक है। इसकी थीम क्या थी? स्वच्छोत्सव। ठीक है। एंड इस कैंपेन को आपका ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। एंड दूसरा आपका है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फाइन। अब इस इवेंट के दौरान यूनियन मिनिस्टर सी आर पाटिल जो हैं, इन्होंने अनाउंस किया था एलोकेशन ऑफ ₹8 to 10 करोड़ फॉर सफाई मित्र सुरक्षा फंड फॉर सूरत एंड नवसरी फ्रॉम गुजरात। ठीक है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए बेसिकली 8 से 10 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन यहाँ इन्होंने अनाउंस किया था अंडर सफाई मित्र सुरक्षा फंड। ठीक है, इसके अलावा एक वॉलंटरी श्रमदान टाइटल एक दिन एक घंटा एक साथ ऑर्गेनाइज किया गया था आपका ऑन 25 सितंबर 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पे स्वच्छता ही सेवा कैंपेन कब लॉन्च किया गया था? 15 सितंबर 2017 को। कब तक चला था? 2 अक्टूबर 2017 तक ये आपका चला था। इसके अलावा इसके 5 पिलर आपके हैं, विच इज क्लेनलीनेस टारगेट यूनिट, क्लीन पब्लिक स्पेसेस, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, ठीक है, जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हेल्थ चेकअप्स, कैंप, वेलफेयर सर्विसेज, सेफ्टी इक्विपमेंट्स फॉर द सैनिटेशन वर्कर, प्रमोटिंग डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लीन ग्रीन फेस्टिविटीज, ये आपका 4th पिलर है जो एनकरेज करता है इको फ्रेंडली एंड जीरो वेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स। देन नेक्स्ट आता है एडवोकेसी, विच मीन्स स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द क्लेनलीनेस इन रूरल एरियाज। ग्राम सभा जो है ये इन्वॉल्व होते हैं इन डिक्लेयरिंग ODF प्लस मॉडल विलेजेस एंड स्वच्छ सुजल गांव। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, which of the following statements is incorrect with respect to the multiple scheme framework for non-government sector subscriber under the National Pension System introduced by Pension Fund Regulatory and Development Authority, that is PFRDA। तो recently PFRDA ने एक multiple scheme framework आपका launch किया है for the non-government sector subscriber under NPS। ठीक है, अब पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है आपका करेंगे, राइट। सो पहले बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। तो PFRDA ने अनाउंस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ अ मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क फॉर द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर अंडर द NPS, और ये आपका इफेक्टिव हो गया है 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो NPS सब्सक्राइबर हैं जो एम्प्लॉयड नहीं है गवर्नमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है बेसिकली, नाउ दे कैन होल्ड मल्टीपल स्कीम अंडर द सिंगल परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, पहले यहाँ पे अलाउड नहीं होता था। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मल्टीपल स्कीम्स के लिए कि वो होल्ड कर सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पे प्रीवियसली क्या होता था, सब्सक्राइबर वाज लिमिटेड टू ऑपरेट ओनली वन इन्वेस्टमेंट स्कीम पर टीयर एंड वाज अलाउड टू बी एसोसिएटेड विद ओनली वन CRA आपका क्या है, इट इज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पेंशन फंड जो है, नाउ दे कैन क्रिएट कस्टमाइज स्कीम फॉर डिजिटल इकोनॉमी वर्कर्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, इनके लिए ये कस्टमाइज स्कीम जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक जो आपका मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क आपका होगा, दे मस्ट ऑफर एटलीस्ट 2 रिस्क लेवल, 2 रिस्क लेवल यहाँ पे इन्हें देने होंगे, एक मॉडरेट रिस्क, दूसरा हाई रिस्क, और यहाँ पे लो रिस्क वेरिएंट ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अ 15-year वेस्टिंग पीरियड अप्लाइज टू Tier 1 अकाउंट। अगर जो Tier 1 वाला पर्सन है उसको अगर स्विच करना है बाकी स्कीम्स में, तो उसको यहाँ पे एटलीस्ट 15 साल का पीरियड जो है वो सर्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये जो है आफ्टर 15 years दे आर फ्री टू स्विच टू ऑल द स्कीम अंडर द MSF, राइट। वेरस जो Tier 2 की बात करें, अगर हम Tier 2 अकाउंट वाले, इनका ऑप्शनल है वेस्टिंग पीरियड, मतलब ये वेस्टिंग पीरियड ऑप्शनल रखा गया है इनके लिए फॉर मेकिंग इट मोर फ्लेक्सिबल, राइट, मतलब इनके लिए स्विचिंग करना इजी है एज कंपेयर टू Tier 1 वालों के लिए। ठीक है, नाउ MSF जो है इट इज अवेलेबल फॉर बोथ Tier 1 एंड Tier 2 अकाउंट, ये चीज हमें क्लियर हो गई, और इसका वेस्टिंग पीरियड याद रखना है Tier 1 वालों के लिए कितना है, 15 साल है। ठीक है, इसके अलावा इन केस scheme under the MSF is discontinued or wounded up, the subscriber will have option to migrate to common scheme or to the scheme defined under the section 20 of PFRDA Act। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन केस अगर आपका जो स्कीम है
ठीक है, अंडर द MSF ये डिसकंटिन्यू हो जाता है। इन दैट केस आप जो है सब्सक्राइबर है, ये इसके पास ऑप्शन है माइग्रेट करने के लिए कॉमन स्कीम में, या फिर स्कीम्स जो डिफाइन की गई हैं सेक्शन 22 ऑफ 20(2) ऑफ PFRDA एक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द सब्सक्राइबर डज नॉट मेक सिलेक्शन अपॉन स्कीम डिसकंटिन्यूएशन, अगर उसने कोई सिलेक्शन यहाँ पे नहीं किया, इन दैट केस उसे जो है माइग्रेट कर दिया जाएगा टीयर 1 लाइफ साइकिल 50 स्कीम के अंदर। ठीक है, विच इज मैनेज बाय द सेम पेंशन फंड। ओके, नाउ क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो आपका MSF है, इट अलाउज नॉन गवर्नमेंट सेक्टर NPS सब्सक्राइबर टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल स्कीम्स अंडर द सिंगल PRAN परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अक्रॉस डिफरेंट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है पेंशन फंड्स अंडर द MSF मस्ट ऑफर एटलीस्ट 2 स्कीम वेरिएंट, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क, ये भी सही है आपका। Then next है, for tier 1 account subscriber can freely switch between any MSF schemes at any time without any vesting period restriction। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि टियर 1 अकाउंट वालों को 15 साल के लिए वेस्टिंग पीरियड जो है वो सर्व करना होगा, उसके बाद ही वो स्विच करने का ऑप्शन इन्हें मिलेगा। वेयरएस टियर 2 वालों के लिए क्या है, उनके पास ऑप्शनल है, अगर आपको मतलब जो ये पीरियड है ये सर्व करना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, MSF विल बी अवेलेबल टू बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग NPS सब्सक्राइबर एप्लीकेबल टू बोथ टियर 1 एंड टियर 2 अकाउंट। नेक्स्ट आता है, मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क फॉर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर अंडर NPS इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं और क्या पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका है ग्लोबल ट्रेड इन AI इनेबलिंग गुड्स, जैसे चिप्स हो गया, सेमीकंडक्टर एंड सर्वर्स जो हो गया, इसकी वैल्यू आपकी 2023 में अप्रोक्सीमेटली 2.3 ट्रिलियन US डॉलर देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि AI जो है डिस्प्लेस करेगा रूटीन कॉग्निटिव जॉब्स जैसे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वाली, बट it will raise demand for data annotation, engineering and AI oversight roles. Next है, the number of quantitative restriction imposed on AI related goods has grown significantly. ये 130 था आपका 2012 में, now it reached to 500 in 2024. ठीक है, then next है, AI reduces logistic cost, enabling predictive supply chain management, automates custom clearance and improve trade efficiency for small and medium size enterprises। तो यहाँ पे क्या बोला है, लॉजिस्टिक कॉस्ट AI की वजह से आपकी कम हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रिडिक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये आपका इनेबल हुआ है। देन ये ऑटोमेट करता है कस्टम क्लियरेंस को, जिसकी वजह से आपका ट्रेड एफिशिएंसी जो है वो आपकी अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, अब बात करें WTO की, तो इसके DG हैं नोगोजी ओकोन्जो एवेला, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report and Luxury Consumer Survey 2025, which state has been identified as India's richest in terms of a number of millionaires? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है Mercedes-Benz Hurun India Wealth Report and Luxury Consumer Survey 2025। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जो है अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मिलनरीज की हम बात कर रहे हैं, तो ये स्टेट आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलनरीज आपके रहते हैं, विच इज 1,78,600। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आपका आता है नाम दिल्ली का, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात। तो टॉप 5 में कौन कौन से आ गए, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात आ गए आपके। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है इसे रिलीज किसने किया है, हुरन इंडिया एंड मर्सिडीज बेंज ने इसको रिलीज किया है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इट इज एक्सपेक्टेड कि 2025 में आपका इट इज एक्सपेक्टेड कि 8,71,700 मिलियनरीज फैमिलीज जो हैं वो आपके एक्सपेक्टेड हैं कि ये आपके यहाँ पे 2025 में हो जाएंगे विद अ मिनिमम वर्थ। इनकी मिनिमम वर्थ कितनी होगी, 8.5 करोड़ की आपकी होगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है। इसके अलावा
नेक्स्ट आपका पॉइंट बोल रहा है HDFC बैंक जो है ये आपका मोस्ट प्रेफर्ड इंडियन प्राइवेट बैंक बना है एज पर दिस रिपोर्ट। एंड अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक की तो ये बना है सिटी बैंक, जो सबसे ज्यादा आपका प्रेफर्ड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे यूपीआई जो है ये मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है, फॉलोड बाय योर कैश एंड कार्ड्स, ठीक है। कैश 18% है, कार्ड्स आपका 14% है, वेरस यूपीआई जो है ये आपका 35% है, ठीक है, कि ज्यादातर लोग यूपीआई का यहाँ पे पेमेंट करते हैं। इसके अलावा आपकी टॉप 3 ओवरसीज डेस्टिनेशन कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले नंबर पे यूएसए आता है, फिर यूएई और फिर आता है सिंगापुर, ठीक है। देन अगर हम बात करें ज्वेलरी ब्रांड्स की तो डोमेस्टिक ज्वेलरी ब्रांड जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो है तनिष्क, एंड इंटरनेशनल ब्रांड आपका है टिफैनी एंड को, ठीक है। नेक्स्ट वॉच के टर्म में बताने की जरूरत नहीं है, रोलेक्स को ही सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। वहीं पे एसेसरीज के लिए गुची एंड लुइस विटॉन को प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सिटीज तो सबसे ज्यादा कौन सी सिटीज से मिलनरीज आते हैं, तो ये आपका है मुंबई, जिसे मिलनरी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, विद 1.42 लाख मिलनरी हाउस होल्ड्स, ठीक है, फॉलोड बाय न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड कोलकाता। फाइन। हुरन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट सीईओ है रूपर्ट हॉगीवर्फ एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूके में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर नवीन चंद्रा रामगुलम पीएम ऑफ मॉरिशस विजिट टू इंडिया। तो इन मंथ ऑफ सितंबर मॉरिशस के जो पीएम है उनका विजिट हुआ था इंडिया में, उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पीएम ऑफ मॉरिशस डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम इन्होंने अटेंड किया था इंडिया मॉरिशस बिजनेस कॉन्क्लेव विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय FICCI इन मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट आता है इन्होंने अनाउंस किया था that the government of Mauritius will establish a special economic zone dedicated for Indian companies. इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ड्यूरिंग द बायलैटरल मीटिंग विद पीएम ऑफ मॉरिशस इंडिया हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज वर्थ वर्थ 680 मिलियन US$ फॉर मॉरिशस। नेक्स्ट आता है इनकी विजिट के दौरान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी इन्होंने MOU साइन किया है मॉरिशस ओशियनोग्राफी इंस्टीट्यूट के साथ प्रमोट करने के लिए ओशियनोग्राफिक रिसर्च बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ठीक है। तो इनमें से सारे पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल दैट इज ऑल आर करेक्ट, ओके। इसके अलावा और पॉइंट्स भी देख लेते हैं इनके विजिट के रिगार्डिंग। पहला पॉइंट आपका कह रहा है जो पीएम है मॉरिशस के डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम और इनकी जो वाइफ थी वीना रामगुलम, इन दोनों का विजिट हुआ था और इनके विजिट के दौरान इन्होंने प्रेयर्स ऑफर्स की थी काशी विश्वनाथ टेम्पल में, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या में, एंड साथ में ही इन्होंने प्रेयर ऑफर की थी श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल इन आंध्र प्रदेश, और इन्होंने अटेंड किया था स्पिरिचुअल इवेंट एट दी ब्रह्म ऋषि आश्रम तिरुपति वेयर सिद्धेश्वर ब्रह्मदेश्वी गुरुदेव स्वामी जो है इन्होंने अनाउंस किया था $1 बिलियन का इनिशिएटिव फॉर द मॉरिशस एजुकेशन हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो अभी हमने पढ़ा $680 मिलियन का मॉरिशस के लिए, जो सपोर्ट करेगा सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मरीन टाइम को, ठीक है। इसके अलावा इस स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रोवाइड किया है $440 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन अंडर ग्रांट कम LOC बेसिस, जिसमें इंक्लूडेड है आपका कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ न्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर एट SSR इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मॉरिशस, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ मोटरवे M4 एक्सपेंशन, और इसमें इंक्लूडेड है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिंग रोड फेज 2 एंड एक्विजिशन ऑफ पोर्ट इक्विपमेंट कंटेनर हैंडलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है $25 मिलियन एज अ बजटरी सपोर्ट टू द पोर्ट लुइस ऑफ मॉरिशस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 7
आपके MOUs एंड अग्रीमेंट जो है वो साइन किए गए हैं, ठीक है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में। पहला आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड मॉरिशस की मिनिस्ट्री ऑफ टर्शरी एजुकेशन साइंस एंड रिसर्च है आपकी, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके। नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अभी हमने पढ़ा कि इनका आपका अग्रीमेंट हुआ था मॉरिशस ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के साथ, किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए ओशनोग्राफिक रिसर्च में, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मयोगी भारत अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस, जिसका एम है स्ट्रेंथन करना पब्लिक सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग को। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ रिगार्डिंग इंडियन ग्रांट असिस्टेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेज सेकेंड ऑफ स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन दी मॉरिशस। नेक्स्ट आता है दोनों कंट्रीज ने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए बायलैटरल कॉर्पोरेशन को इन द फील्ड ऑफ पावर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया और मॉरिशस ने आपका एक MOU आपका जो है रिन्यू किया है इन द फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी। एज पर दिस MOU दोनों कंट्रीज जो है ये कंडक्ट करेंगे जॉइंट सर्वेज, नेविगेशन चार्ट्स एंड हाइड्रोग्राफिक डेटा ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ मॉरिशस नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, आने वाले 5 सालों में, ओके। नाउ इसके अलावा यहाँ पे और कौन से अग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे दोनों ही कंट्री ने MOU साइन किया है ऑन कॉपरेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन फॉर सैटेलाइट्स एंड फॉर द लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर द MOU दोनों कंट्रीज जो हैं इंडिया और मॉरिशस जो है इन्होंने अग्री किया है कि ये सेटअप करेंगे ट्रैकिंग स्टेशन मॉरिशस में, ठीक है। नेक्स्ट है अदर अनाउंसमेंट यहाँ पे क्या की गई है, जो IIT मद्रास है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट जो बेंगलुरु में लोकेटेड है, इन्होंने MOU साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के साथ बूस्ट करने के लिए बायलैटरल कॉर्पोरेशन को इन दी फील्ड ऑफ रिसर्च, एजुकेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बायलैटरल मीटिंग यहाँ पे हुई थी, PM नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू डायरेक्टोरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दी मॉरिशस। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है प्लान फॉर द एक्सपेडिट दी G2G प्रपोजल स्टैब्लिश करने के लिए 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन दी टैमारिंड फॉल्स जो मॉरिशस में लोकेटेड है आपका, और यहाँ पे NTPC की जो टीम है वो यहाँ पे विजिट करेगी मॉरिशस में और फाइनलाइज करेगी इस अग्रीमेंट को, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एट ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी इन देहरादून उत्तराखंड। द न्यूली इनॉग्रेटेड AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज इंडियाज फर्स्ट डैश। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो आपका इनॉग्रेट किया गया है देहरादून की यूनिवर्सिटी ग्राफिकेरा में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है जी, जो ये AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इट इज इंडियाज फर्स्ट जेनरेटिव AI रेडी कैंपस, ठीक है, इट इज जेनरेटिव AI रेडी कैंपस और इट इज पावर्ड बाय Amazon वेब सर्विसेज एंड इसे बनाया गया है विद अ कॉस्ट ओवर 10 करोड़, जिसमें अगर इसके एरिया की बात करें तो ये आपका फैला हुआ है 1.5 लाख स्क्वायर फीट में, ओके। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज इंक्लूडेड है आपकी, तो iOS डेवलपमेंट सेंटर इसमें इंक्लूडेड है जो बिल्ड किया गया है इन कोलैबोरेशन विद एप्पल एंड इन्फोसिस। इसके अलावा AI एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लैब यहाँ पे आपकी है विच इज पावर्ड बाय NVIDIA DGX B200 सिस्टम, ठीक है। इसमें फोकस एरिया आपका रहेगा और फोकस एरिया ऑफ रिसर्च क्या रहेगा आपका हेल्थ केयर में रहेगा, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, स्मार्ट सिटीज, एडवांस इंडस्ट्रीज में इसका फोकस रहेगा, ओके। Next question है the Ministry of New and Renewable Energy has officially notified the national policy on geothermal energy to 2025 to accelerate India's clean energy transition. Under the new geothermal policy, project developers can obtain long-term lease for how many years? तो recently आपका Ministry of New and Renewable Energy जो है इन्होंने officially notify किया है national policy on geothermal energy, ठीक है, किस चीज के लिए, एक्सेलरेट करने के इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को। एंड अंडर दिस पॉलिसी जो आपके प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लीजेस फॉर 30 इयर्स, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा
कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे जो आपके हैं इंपॉर्टेंट वाले वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो नेशनल पॉलिसी है आपकी ऑन जियोथर्मल एनर्जी 2025 की, ठीक है, ये इसका एम क्या है, एक तो एक्सेलरेट करना है इंडिया की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को, और दूसरा एम है हेल्प करना इंडिया मतलब हमारी कंट्री को अचीव करने के लिए 2070 नेट जीरो एमिशन टारगेट को, ठीक है। अब इस पॉलिसी की नोडल एजेंसी कौन सी है जिसने इसे लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। इनिशियल फेज में यहाँ पे क्या बोला है, 5 पायलट जो आपके हैं पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके वो यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं। एंड इस पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट डेवलपर, यही वाला पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है आपका, कि जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो सिक्योर कर सकते हैं एक्सप्लोरेशन परमिट एंड ऑब्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लीज अप टू 30 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो स्टेट्स है यहाँ पे स्टेट्स को एडवाइस किया गया है कि ये सेटअप करे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ताकि जल्दी से जल्दी आपका काम हो, प्रोजेक्ट अप्रूवल जो है वो जल्दी जल्दी हो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी का मेन एम है टू फॉस्टर कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल जियोथर्मल एजेंसीज एंड पायोनियर कंट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑयल एंड गैस कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पे जियोथर्मल प्रोविंसेस की बात करें अगर इंडिया में, तो एज पर दी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 381 हॉट स्प्रिंग अक्रॉस 10 जियोथर्मल प्रोविंसेस सिंस 1973। और ये कौन कहाँ पे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका है, हिमालयन प्रोविंस में बात करें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन कैंप बे गार्डन ग्राबन जो है ये आपका गुजरात में, अरावली प्रोविंसेस राजस्थान में, महानदी बेसिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ऐसे ही गोदावरी बेसिन आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, देन सोनाटा बेल्ट आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, वेस्ट कोस्ट प्रोविंस आपका आता है महाराष्ट्र, गोवा एंड केरला में, नेक्स्ट आता है सूरज कुंड झारखंड प्रोविंस इन दी झारखंड, देन सोहाना प्रोविंस हरियाणा में, एंड अंडमान निकोबार प्रोविंस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ओके। नेक्स्ट आता है मेजर जियोथर्मल एनर्जी साइट्स इंडिया की कहाँ पे, ये 16 स्टेट्स में आपकी हैं, ठीक है। एक आपका है जम्मू एंड कश्मीर के सिंधु में, पूगा वैली पनामिक इन चुमातांग लद्दाख में, देन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड में, देन साचू तवांग एंड दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में आता है आपका। नेक्स्ट आता है सोहाना हरियाणा, सूरजकुंड झारखंड, बरकेश्वर वेस्ट बंगाल, ततापानी इन योर छत्तीसगढ़, अटारी इन योर उड़ीसा, एंड उन्नाई तुवावा इन गुजरात, एंड राजगीर इन बिहार, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैज ऑफिशियली रीनेम्ड अहमदनगर रेलवे स्टेशन ऑफ पुणे डिवीजन इन महाराष्ट्र टू दी डैश एज अ ट्रिब्यूट टू अहिल्या भाई होलकर, जो मराठा क्वीन थी आपकी, ठीक है। तो रिसेंटली अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अहिल्या नगर आपका कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीर रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डीजी प्रवीण रंजन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज CISF। ये CISF के नए डीजी बनाए गए हैं, ठीक है। इन्होंने रिप्लेस किया है रजविंदर सिंह भाटी को, और इनका टेन्योर 30 सितंबर से आपका 31 जुलाई 2029 तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार जी, इनको डीजी बनाया गया है ITBP का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का। इनका टेन्योर भी 30 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 30 सितंबर 2030 तक ये चलेगा, और इन्होंने राहुल रसगोत्रा जो है उनको रिप्लेस किया है, ओके। Now next question है, which company signed a MOU with Hindustan Copper Limited, that is HCL, to explore critical and strategic minerals। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स को, ओके। सो इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑयल इंडिया लिमिटेड, राइट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इनका फोकस क्या है, इस MOU के तहत इनका फोकस है एक्सप्लोरेशन पे, एक्सट्रैक्शन पे, रिफाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज, ठीक है। जो ये पार्टनरशिप है इट अलाइंस विद द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जो लॉन्च किया गया था आपका जनवरी 2025 में, 7 सालों के लिए टिल 2031, ओके। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसके करंट CMD है डॉक्टर रंजीत राह, एंड इसके HCL की बात करें तो इसके CMD करंटली है आपके संजीव कुमार सिंह, क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च दी बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन वेबसाइट। सो इनमें से कौन सी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है जिसने लॉन्च किया है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन वेबसाइट को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंश्योरेंस। तो बेसिकली ये वेबसाइट लॉन्च की है IRDAI ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे एक मतलब वन स्टॉप पोर्टल ये आपका है जहाँ पे आप बाय और कंपेयर कर सकते हो पॉलिसीज को। जैसे अलग अलग कंपनीज की पॉलिसीज हैं, ठीक है, चाहे वो लाइफ प्लान आपका हो या हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज हो, मोटर पॉलिसीज हो, तो उनको आप कंपेयर कर सकते हो और खरीद सकते हो इस पोर्टल से। ठीक है, इसका मेन एम है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी लाना, ठीक है, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में। नाउ IRDAI की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है अजय सेठ। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर 2025 ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो BEE है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है ये, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है न्यू कैटेगरी टाइटल्ड नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर्स एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। What is the minimum number of followers or subscriber required for digital creator or influencers to be eligible for participation? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है, इन्होंने एक न्यू कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के अंदर। ठीक है, ये आपकी है फॉर द कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर इसका पार्ट बनना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि इनके एटलीस्ट 10,000 फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नाउ इसका पर्पस क्या है? प्रमोट करना एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर थ्रू डिजिटल कंटेंट। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर को प्रमोट करना डिजिटल कंटेंट के थ्रू, ये इसका मेन एम है, इसका पर्पस है। नाउ अब यहाँ पे करना क्या होगा? इन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को इन्हें एक शॉर्ट वीडियो बनानी होगी मैक्सिमम 60 सेकेंड की, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में आपकी हो सकती है, इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसका थीम आपका रहेगा सेव एनर्जी एट होम, सेट AC at 24, choose 5 star appliances, energy efficient lighting, green and sustainable building, celebrate festival with responsibility। तो इन सब थीम पे बेस्ड आपकी जो वीडियो है वो होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी आप थीम ले लो एंड इसे सबमिट करना होगा आपको NECA पोर्टल में। और अगर आप इसे शेयर कर रहे हो, ठीक है, वीडियो को आपको शेयर करना होगा सोशल मीडिया में विद द हैशटैग ऑफ #NECA 2025 नाम से। ठीक है, ये यहाँ पे हैशटैग यूज करना होगा। अब यहाँ पे जो फाइनलिस्ट होगा उसको बेसिकली अवार्ड दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगी ऑन 14 दिसंबर 2025 और न्यू दिल्ली में ये आपका इवेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर द सेकेंड टर्म एज अ अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN Women इफेक्टिव फ्रॉम 11 सितंबर 2025। तो रिसेंटली अभी UN Women ने लॉन्च किया है एक स्ट्रैटेजिक प्लान। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है स्ट्रैटेजिक प्लान 2026 से 2029 तक का। किस चीज के लिए? एक्सेलरेट करने के लिए ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है कि आपकी जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपकी यहाँ पे बढ़ाई जाए, एक्सेलरेट की जाए। ठीक है, अब इसी के साथ अपॉइंटमेंट किया गया है, इनका नाम है सीमा सामी बहुस का। इन्हें सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UN Women का। सबसे पहली बार इन्हें 2021 में इस पोजीशन के लिए आपका अपॉइंट किया गया था। ठीक है, एंड ये थर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी थी UN Women की। ठीक है, 30 सितंबर 2021 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था, अभी इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। फाइन, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अब इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने काम किया है एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जॉर्डन टू यूनाइटेड नेशन। ठीक है, देन इन्होंने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड डायरेक्टर ऑफ रीजनल ब्यूरो ऑफ अरब स्टेट्स जो है एज अ वर्क किया है एट दी UNDP। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ सोशल डेवलपमेंट सेक्टर एट दी लीग ऑफ अरब स्टेट्स 2008 से 2012 के बीच में। देन इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ हायर मीडिया काउंसिल 2005 से 2008 के बीच में एंड एज अ एडवाइजर टू किंग अब्दुल्ला II फ्रॉम 2003 टिल 2005। तो ये सब इन्होंने ये एज अ
मतलब इन सब पोजीशन पे ये आपकी जो है सर्व कर चुकी हैं, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, in September 2025 which Indian state become the first to issue identification cards, that is ID cards, to the self-help group women along with the distributing loans worth rupees 3,500 crore। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने आईडी कार्ड्स प्रोवाइड किए हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को? तो आंसर हियर इज इट इज तमिलनाडु, ठीक है। किसने आपका यहाँ पे आईडी कार्ड्स इशू किए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप विमेंस को? तो इट इज तमिलनाडु। एंड ये जो आईडी कार्ड्स हैं ये इनको अलाउ करेंगे कि ये फ्री ट्रैवल कर सकते हैं अप टू 100 किलोमीटर्स, एंड इनको जो स्टेट रन आउटलेट्स होंगे वहां पे डिस्काउंट्स भी दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर किंजारापू राम मोहन नायडू लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ यात्री सेवा दिवस 2025 फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग एयरपोर्ट? तो रिसेंटली हमारे सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, किंजारापू राम मोहन नायडू, इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यात्री सेवा दिवस नाम से, ठीक है। कहाँ से ये आपका लॉन्च किया गया था, कौन से एयरपोर्ट से? हिंडन एयरपोर्ट, जो आपका गाजियाबाद यूपी में लोकेटेड है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, इसे लॉन्च किया गया था। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने इस इनिशिएटिव को ऑब्जर्व किया था सारे एयरपोर्ट्स पे अक्रॉस ऑल इट्स एयरपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। इस इनिशिएटिव का मेन फोकस है पैसेंजर सेंट्रिक सर्विसेज पे, जैसे सेफ्टी होगी पैसेंजर्स की, ठीक है, देन क्लीनलीनेस, आपका एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, डिजिटल एंड स्मार्ट सर्विसेज एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो इस पे मेन फोकस आपके इस इनिशिएटिव का था। नाउ नेक्स्ट इज, in which city was the India's first removable solar panel system between railway tracks commission? तो recently अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि आपकी वाराणसी सिटी जो है, यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके बीच में आपके रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम का मतलब एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ट्रैक्स के बीच में सोलर पैनल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सी सिटी है, तो वाराणसी है, ठीक है। यहाँ के बनारस लोकोमोटिव वर्क जो है यहाँ पे कमीशन किया गया है आपका पहला रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम, ठीक है, बिटवीन दी रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। और इसका पहला प्रोजेक्ट आपका था बनारस लोकोमोटिव वर्क्स लाइन नंबर 90, ओके। अब बात करें सिस्टम डिटेल्स की, तो लेंथ इसकी 70 मीटर्स की है, नंबर ऑफ पैनल्स इसमें 28 यूज किए गए हैं, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो है 15 किलोवाट पीक की, ठीक है। पावर डेंसिटी की बात करें तो ये 220 किलोवाट पीक पर किलोमीटर्स है, और एनर्जी डेंसिटी इसकी आपकी है 880 यूनिट्स पर किलोमीटर पर डे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च दी श्रम श्री स्कीम टू सपोर्ट रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर? तो रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल द्वारा लॉन्च की गई है आपकी श्रम श्री स्कीम, ऐसे लोगों के लिए जो बेसिकली दूसरे स्टेट्स पे गए थे, बट दूसरे स्टेट्स में उनको फॉर एग्जांपल कि जैसे महाराष्ट्र का केस आप देख रहे हो, वहाँ पे लोग जा रहे हैं और मैक्सिमम जगह भाषा को लेके कितना जो है दिक्कत हो रही है कि नहीं आपको मराठी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो लोग इस चीज़ से क्या करते हैं, मतलब एग्जाम्पल ले रही हूँ, इससे लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र को छोड़ देंगे जो भी बाहर से वहाँ गए होंगे दूसरे स्टेट से, और वो अपने स्टेट्स में जाएंगे, राइट। अब उनके लिए ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का कोई पर्सन है, उसके साथ ऐसे ही केस हुआ और वो वापस वेस्ट बंगाल चले गया, तो अब उसकी जॉब नहीं है, राइट, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गया वेस्ट बंगाल, पहले महाराष्ट्र में वर्क करता था। तो अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल की सरकार ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है श्रम श्री स्कीम, जिसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा पर्सन को 5,000 पर मंथ, ठीक है, अप टू 1 ईयर, या जब तक उसको जॉब नहीं मिलती है तब तक, ठीक है। तो ये स्कीम लॉन्च की है श्रम श्री नाम से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लेबर डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जो है इसे इम्प्लीमेंट करेगा, और इस चीज के लिए जो पर्सन है उनको रजिस्टर करना होगा श्रम श्री पोर्टल पे, ठीक है। यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उत्कर्ष बांग्ला स्कीम के तहत, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, उसके बेसिस पे वहाँ पे स्टेट में ही उन पर्सन को जॉब्स दी जाएंगी, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे जॉब कार्ड जो है बनाए जाएंगे अंडर दी कर्मश्री स्कीम, ओके।
नेक्स्ट इज हु वाज क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 एट द ग्रैंड फिनाले, जो आपका जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल दिया गया है 2025 का? तो इट इज वॉन बाय दी मनिका विश्वकर्मा, जो बिलोंग करती हैं राजस्थान से। ठीक है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट जो आपका होगा नवंबर 2025 में थाईलैंड में ही आपका होगा, वहां पे ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके अलावा इस इवेंट के जो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? इट इज ग्लैमिनिन ग्रुप, और इसके फर्स्ट रनर अप थे आपके तान्या शर्मा फ्रॉम यूपी, महक ढींगरा एंड अमीशी कौशिक फ्रॉम हरियाणा। ये सेकेंड एंड थर्ड रनर अप आपके रहे थे। ओके, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं मनिका विश्वकर्मा की। Next is which bank along with SBI Card and Payment Services Limited jointly launched the co-branded credit card to offer customers a premium and rewarding shopping experience across the diverse segment. तो recently जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है एंड SBI कार्ड है, इन दोनों ने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड SBI कार्ड ने। इसमें 3 वेरिएंट आपके रहेंगे, एक तो है एलीट, प्राइम, सिंपल से। ठीक है, ये 3 वेरिएंट हैं और अवेलेबल हैं आपके वीजा और रुपे नेटवर्क में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफिस हैज डिक्लेयर्ड रूबेला हैज बीन एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन विच कंट्री? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिससे रिसेंटली रूबेला जो है, जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, वो एलिमिनेट हो गया है? रूबेला ऐसा होता है, देखो इस टाइप की जो है पैचेस से आपके हो जाते हैं। ठीक है, जो आपका और इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, ड्राई कफ और रनिंग नोज जो है इसके सिम्टम होते हैं। बेसिकली वायरस सिम्टम्स इसके हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंटली नेपाल जो है आपका 6th कंट्री बन गया है साउथ एशिया में जिसने एलिमिनेट किया है रूबेला को। ठीक है, इससे पहले आपका भूटान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन मालदीव्स, श्रीलंका एंड तिमोर लेस्ते, ये आपके साउथ ईस्ट नेशन है जिन्होंने एलिमिनेट किया है रूबेला को। ओके, बिफोर नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ अ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो जो ये आपका बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 20 तारीख को, 20 अगस्त को। ठीक है, लोकसभा में, और 20 अगस्त को ही ये पास हो गया था एंड इन 21 अगस्त इसको राज्यसभा में जो है मतलब राज्यसभा में भी ये आपका 21 तारीख को पास हो गया था। तो बेसिकली ये बिल है क्या? इस बिल के तहत आपने आजकल बड़ी न्यूज़ देखी होगी कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कितना नुकसान हो रहा है, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग इसमें पैसा हार जाते हैं, करोड़ों को यहाँ पे नुकसान लोगों को होता है। सो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम सभी को ये बिल आपका लाया गया है। इसे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले क्वेश्चन क्या है एक बार गो थ्रू करते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एज पर द अप्रूवल advertising online money games will be punishable with a imprisonment up to 2 years and fine of up to 50 lakh or both। अगर एडवर्टीजमेंट यहाँ पे होता है ऑनलाइन मनी गेम्स का, इन दैट केस वो आप में मतलब उसको एज अ पनिशमेंट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल की, और 50 लाख का फाइन भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ यहाँ पे आपकी लगाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। मतलब जो भी कंडीशन होगी उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें करी जाएंगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है facilitating financial transaction for such services will be punishable with imprisonment of up to 3 years and fine यहाँ पे 1 करोड़ का लगाया जाएगा, या फिर दोनों एक साथ भी इम्पोज किए जा सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी विल अट्रैक्ट पेनल्टीज अप टू ₹10 लाख एंड रिस्ट्रिक्शन। तो अगर यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है गाइडलाइंस को, डायरेक्शंस को गवर्नमेंट की, इन दैट केस यहाँ पे अप टू 10 लाख की पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है बोथ ए एंड बी एंड लास्ट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि तीनों स्टेटमेंट जो आपको प्रोवाइड की गई हैं दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस बिल की, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये जो हमारा बिल है, ठीक है, ये
बेसिकली डिवाइड करता है ऑनलाइन गेम्स को 3 टाइप में, जैसे ई स्पोर्ट हो गया, ऑनलाइन सोशल गेम्स हो गया एंड ऑनलाइन मनी गेम्स हो गया, ठीक है। सो बेसिकली जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है वो फोकस कर रहा है आपका ऑनलाइन मनी गेम में, जहाँ पे हम लोगों से पैसा लिया जाता है और उसके बाद हमें लालच दिया जाता है कि बड़ा प्राइज आप जीतोगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों का जो है नुकसान हुआ है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रिकॉग्निशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स, ठीक है। ये चीज किसकी बात की जा रही है, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ई स्पोर्ट एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। देन गाइडलाइंस इसके लिए आपकी बनाई जाएंगी कि कैसे कंडक्ट करवाना है ई स्पोर्ट्स को, स्टैब्लिश किए जाएंगे आपके ट्रेनिंग एकेडमिक्स, ठीक है, इंसेंटिवाइज किया जाएगा प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को। तो ये सारी गाइडलाइंस है आपके ई स्पोर्ट और किसके लिए, ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए। नाउ अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि एक अथॉरिटी आपकी जो है बनाई जाएगी जो डिटरमाइन करेगी, जो हमें बताएगी या जो क्लासिफाई करेगी, कैटेगराइज करेगी आपके स्पोर्ट्स को कि कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो ऑनलाइन मनी गेम है, ठीक है। तो ये पावर एक अथॉरिटी को दी जाएगी, ठीक है, ऐसा बोला गया है। और ये यहाँ पे क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट है ये प्रिस्क्राइब करेंगे कंपोजिशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द अथॉरिटी। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सारी चीज कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि अगर दिस बिल एम्पावर्स ऑथराइज्ड ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च एनी प्लेस विदाउट वारंट, अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हें गवर्नमेंट को लगता है कि वो इस टाइप का कुछ जैसे ऑनलाइन मनी गेम है, इस टाइप का कुछ काम कर रही है जिसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या बोला है, ये बिल पावर देता है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को कि वो बिना सर्च वारंट के कहीं भी सर्चिंग या उनके ऑफिस में छापा मार सकती है, बिल्डिंग्स में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब ये सारी चीजें उन्हें बिना वारंट के ये पावर मिल जाती है कि वो कहीं भी सर्च जो है कर सकते हैं और किसी को भी अरेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। तो ये सब चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। दूसरा यहाँ पे पेनल्टी की बात की गई है, अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और फाइन यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का या दोनों ही लग सकते हैं। दूसरा, अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं ये ऑनलाइन मनी गेम का, इन दैट केस 2 साल की आपकी सजा है और 50 लाख तक का फाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी पनिशेबल है, इसमें भी 3 साल की आपकी जो है जेल है और फाइन है आपका 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा मेंशन की गई हैं और ये सारी चीजें मैंने पीआईबी से आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस सिविल पेनल्टी अप टू 10 लाख की यहाँ पे इम्पोज की जा सकती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसे सस्पेंशन या कैंसिलेशन हो सकता है उसके रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो ये जो बिल है इसका मेन एम क्या है, प्रोटेक्टिंग पीपल, सिक्योरिंग इंडिया। ये प्रिवेंट करेगा एडिक्शन को, इट स्टॉप्स फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रोटेक्ट्स फैमिलीज, स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी। तो ये इसका मेन एम है, प्रायोरिटी क्या है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो एसीसी ने इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको एमडी बनाया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो इनका नाम आपका है आकाश त्रिपाठी और इन्होंने सक्सीड किया है संतोष कुमार सारंगी को, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर वाज द 21st स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट एलिफेंट चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हेल्ड टू एड्रेस द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड रिव्यू द कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो रिसेंटली आपकी 21st स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग आपकी हुई थी उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून जो है वहां पे ये आपकी कमेटी मतलब जो ये मीटिंग है, कमेटी मीटिंग वो हुई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिव्यू किया गया था प्रोग्रेस आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट की, जिसको एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए या जो आपका एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट आपका लाया गया था, ठीक है। तो इसकी प्रोग्रेस के लिए रिव्यू करने के लिए ये मीटिंग आपकी रखी गई थी।
अब बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। इसे 1992 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट्स को। ठीक है, ये एड्रेस करती है इशू ऑफ अ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। तो इन सब चीज़ों पे ये आपका फोकस करती है। साथ में ही जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है डिफरेंट स्टेट्स को। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब एलिफेंट से जुड़ी हुई एक और चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे? ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 12 अगस्त को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री released the report titled ZET Adoption in India and its impact on emission and energy, highlighting the urgent need for supportive policies to accelerate zero emission trucking in India। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने जीरो एमिशन ट्रैकिंग एडॉप्शन इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एमिशन एंड एनर्जी जो है रिलीज किया था इस रिपोर्ट को? तो आंसर हियर इज, इट इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की, तो इसके प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? अजय कुमार सूद। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका है, बात करते हैं बुक की, द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार। ये बुक जो है रिलीज की गई थी आपकी, एंड इसे लिखा किसने है? अशोक चोपड़ा द्वारा इसको लिखा गया है और पब्लिश किया है एवेरी प्रेस और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप इस बुक का इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ नमस्ते डे which helpline number was launched by Union Minister of State BL Verma for the welfare of waste picker? तो इनमें से कौन सा आपका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, जो आपके वेस्ट पिकर जो है इनके वेलफेयर के लिए लॉन्च किया गया है? तो इट इज योर 14473, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, नाउ बात करते हैं नमस्ते स्कीम की। ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है? एलिमिनेट करना हजारस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स एंड इंश्योर करना सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है, तो सैनिटेशन वर्कर्स सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स जो क्लीन करते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी, लॉन्च की गई थी आपके अगस्त 2022 में। ठीक है, किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया था विद अ 349.73 करोड़ आउटले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड ये बेसिकली प्रोवाइड करता है सेफ्टी गियर, ट्रेनिंग, हेल्थ इंश्योरेंस एंड सब्सिडाइज सैनिटेशन व्हीकल्स और मशीन्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट्स रिलीफ कमिश्नर ऑफिस signed MOA, that is Memorandum of Association with United Nations Development Program to implement disaster risk reduction programs and strengthen a multi-tiered disaster management system। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का रिलीफ कमिश्नर ऑफिस है जिसने MOA साइन किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ? किस चीज के लिए? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए आपके डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को। तो इट इज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, यूपी की गवर्नमेंट द्वारा ये आपका MOA साइन किया गया था और इस इनिशिएटिव के लिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 19.99 करोड़ का बजट, एंड ये 3 साल में आपका यूज किया जाएगा। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है, which Indian state has launched the milk subsidy scheme to enhance milk production, increase farmers income and to strengthen the dairy sector? तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने लॉन्च किया है इनके स्टेट में मिल्क सब्सिडी स्कीम? तो इट वाज लॉन्च बाय द हेमंता बिस्वा शर्मा जो आपके CM है असम के। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका टोटल बजट आपका है 10 करोड़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। ठीक है, इस स्कीम के तहत फार्मर्स जो हैं उनको पर लीटर 5 रुपए यहाँ पे जो है दिया जाएगा फॉर सप्लाइंग मिल्क टू द कॉर्पोरेटिव प्रोसेसिंग यूनिट।
और एक फार्मर अप टू 30 लीटर्स पर डे जो है एलिजिबल है फॉर दिस सब्सिडी। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पे 20,000 डेयरी फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड स्केड्यूल्ड बैंक स्टेटस बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने इनमें से कौन सी पेमेंट बैंक है जिसको स्केड्यूल्ड बैंक का स्टेटस अभी जो है रिसेंटली दिया है? तो आंसर हियर इज इट इज योर एनएसडीएल पेमेंट बैंक। ठीक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक को स्केड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया गया है। और इन मंथ ऑफ जून एक बैंक आपका था विश्वेश्वर सहकारी बैंक जिसको स्केड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, कौन सा बैंक था आपका? विश्वेश्वर सहकारी बैंक। ठीक है, नाउ एनएसडीएल बैंक पेमेंट बैंक जो है ये आपका जो है पांचवा पेमेंट बैंक बना है जिसको स्केड्यूल्ड बैंक का स्टेटस दिया गया है। इससे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक को ये स्टेटस दिया जा चुका है। ठीक है, एनएसडीएल की बात करें, एनएसडीएल पेमेंट बैंक की, तो इसके आपके चेयरमैन है धनंजय तांबे। हेडक्वार्टर्स का इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एमडी एंड सीईओ है अभिजीत कमलापुरकर और इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्केड्यूल बैंक की। स्केड्यूल बैंक बेसिकली स्टेटस जो है वो आपका दो टाइप का होता है, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक का और स्केड्यूल कॉर्पोरेटिव बैंक का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है मिनिमम पेड अप कैपिटल के लिए कि आपका जो स्केड्यूल बैंक है इसके स्टेटस के लिए कितना मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो मेंटेन वो बेसिकली आपके पास होना चाहिए। या जैसे हमने बात की अभी एनएसडीएल की, एनएसडीएल पेमेंट बैंक की, कि उसको स्टेटस मिला है तो उसे मिनिमम पेड अप कैपिटल रखनी होगी आपकी 5 लाख की। ठीक है, एज पर दी आरबीआई। इसके अलावा जो स्केड्यूल बैंक आपके हैं वो बैंक रेट पे डेब्ट या लोन्स जो है वो एक्सेस मतलब उनको एक्सेस मिल जाता है इसका। साथ में ही इनके फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल्स जो है इनके लिए रीडिस्काउंटिंग कर सकते हैं फ्रॉम दी आरबीआई। ठीक है, इनको मिल सकती है फ्रॉम दी आरबीआई। इसके अलावा इन्हें आपका मेंटेन करना होता है कैश रिजर्व रेशियो विद दी आरबीआई। ओके, नेक्स्ट इज Which bank has launched India's first biometric authentication solution for e-commerce card transaction? तो जो जैसे हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन करते हैं ना ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन, तो उसके लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन आपका फेडरल बैंक द्वारा लाया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपके फॉर एग्जांपल हमने डेबिट कार्ड से की, ठीक है, तो हमें ओटीपी आता है, फिर ओटीपी हम डालते हैं, मतलब 30 सेकंड का यहाँ पे टाइमलाइन आपका रहता है ओटीपी का, फिर आप ओटीपी डालते हो, उसके बाद जाके कंफर्म होके पेमेंट आपकी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या सोल्यूशन लाया है, इंस्टेड ऑफ ओटीपी यहाँ पे बायोमेट्रिक आपका जो है फर्स्ट टाइम आपको सेटअप करना पड़ेगा और हर बार सिर्फ आप अपने बायोमेट्रिक से, ठीक है, आप बायोमेट्रिक से चाहे आपका फिंगरप्रिंट हो या फेस आईडी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और उससे आपकी पेमेंट जो है हो जाएगी। मतलब जो काम 30 से 60 सेकंड में आपका हो रहा था, अब ये 3 to 4 सेकंड्स में हो जाएगा, मतलब पेमेंट वाला काम। ठीक है, नाउ आंसर क्या है, यहाँ पे फेडरल बैंक ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है और इस इनिशिएटिव के लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है आपके फिनटेक पार्टनर्स के साथ, M2P एंड मिनकासो पे के साथ। ठीक है, now next is which among the following space tech startup has announced the launch of mission Drishti, वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इन 2026। तो इनमें से कौन सी आपकी स्पेस टेक स्टार्टअप है जो जिसने अनाउंस किया है कि ये लॉन्च करेंगे मिशन दृष्टि को, जो वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा और कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट आपकी की गई थी गैलेक्सी आई स्पेस द्वारा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब जो ये मिशन आपका इट विल बी लॉन्च इन द Q1 of 2026 और इसका वेट रहेगा 160 kg का एंड इसे लॉन्च किया जाएगा स्पेसएक्स रॉकेट में। फाइन, इसमें हाई रेजोल्यूशन आपका रहेगा 1.5 मीटर का एंड ये ऑपरेशनल रहेगा आपका अराउंड 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, ये डेटा कलेक्ट करेगा एंड इस डेटा को यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, अर्बन प्लानिंग में, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के लिए डेटा कलेक्ट करेगा।
गैलेक्सी आई स्पेस की बात करें, इसके करंट सीईओ हैं आपका सुयश सिंह, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 2021 में। नाउ क्वेश्चन क्या है, एज पर द अनाउंसमेंट बाय द परमानेंट डेलीगेशन ऑफ इंडिया टू यूनेस्को 7 इंडियन साइट्स वर एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट अंडर द नेचुरल कैटेगरी ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट अमंग दो साइट। अब आप इजीली से आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। पहली वाली आपकी है, ठीक है, दूसरी मेघालय वाली, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देन नागा हिल ओफियोलॉइड फ्रॉम नागालैंड एंड कर्नाटका से सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर। तो ये चारों आपके इंक्लूडेड हैं। कौन सी अभी ऐड नहीं हुई है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है रिसेंटली ऐड नहीं हुई है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ इंडियन साइट्स कितनी हुई है, यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में 69 हो गई आपकी ये, ठीक है। कल्चरल कैटेगरी से 49 है, मिक्स कैटेगरी से आपकी 3 साइट है और नेचुरल से 17 साइट है आपकी, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है कि देखो ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, यूनेस्को जो है बोलता है सारी कंट्रीज को कि वो री एग्जामिन और रीसबमिट करें अपने टेंटेटिव लिस्ट एटलीस्ट एवरी 10 ईयर्स में, ठीक है। नाउ यूनेस्को से रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके डीजी आपके हैं एंड्रयू ऑजले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और मेंबर नेशन कितने हैं 194 और 1945 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली 7 साइट्स जो हैं वो आपकी ऐड हुई हैं टेंटेटिव लिस्ट में, ठीक है। कौन कौन सी 7 लिस्ट हैं, डेक्कन ट्रैप्स एट पंचगनी एंड महाबलेश्वर फ्रॉम महाराष्ट्र, जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मेरीज आइलैंड क्लस्टर फ्रॉम कर्नाटका, मेघालयन एज केव्स फ्रॉम मेघालय, नागा हिल्स ओफियोलाइट फ्रॉम नागालैंड, नेचुरल हेरिटेज ऑफ एरामाटी दिबालू फ्रॉम आंध्र प्रदेश, देन एक और आंध्र प्रदेश से आपकी साइट है नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ वर्कला फ्रॉम केरला। तो ये 7 साइट्स रिसेंटली ऐड हुई हैं यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में। बेसिकली जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, ठीक है, उनमें आने से पहले, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में साइट्स को रखा जाता है और हमारे मतलब कंट्रीज को यहाँ पे आपके मैंडेटरी ये रूल्स किए गए हैं यूनेस्को द्वारा कि हर 10 साल में एक बार ये लिस्ट जो है आपकी रीचेक की जाती है, रीसबमिट की जाती है यूनेस्को को, ठीक है। नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं आपकी पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइसेंस से रिलेटेड, मतलब पेमेंट एग्रीगेटर से रिलेटेड बेसिकली। तो पहले आपका पॉइंट क्या है, ऑथराइजेशन। बेसिकली बैंक और नॉन बैंक जो है ये दोनों ही पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट बैंक के केसेस में क्या बोला है, इनको स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है आरबीआई से। बट वहीं पे अगर नॉन बैंक आपका है, ठीक है, इन दैट केस उनको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, पेमेंट जो भी कंपनी आपका पेमेंट एग्रीगेटर के लिए अप्लाई कर रही है, ठीक है, उस वो एक तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, इंडियन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होनी चाहिए, और जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है उसकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम वो 15 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर उनकी ये जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट चेंजेस होंगे उनके बारे में आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा विद इन 15 डेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स इन मस्ट अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कस्टमर ग्रीवियंस हैंडलिंग। तो इन सब चीजों के लिए नोडल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा नॉन बैंक्स पेमेंट एग्रीगेटर मस्ट कीप मर्चेंट फंड्स इन अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। तो यहाँ पे इनको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट जो है वो यहाँ पे मेंटेन करना होगा, ठीक है, मर्चेंट फंड्स के लिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको फॉलो करना होगा, कंप्लाई करना होगा विद अ पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड पेमेंट एप्लीकेशन डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए ये सब चीजें इन्हें करनी होगी। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है एनुअल सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रिस्पॉन्स टीम दैट इज CERT इन एंड पैनल ऑडिटर्स के साथ ही, मतलब ये चीज मैंडेटरी की गई है कि ये यहाँ पे इनके मेंबर्स आपके होने चाहिए ऑडिटर्स, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट होनी चाहिए आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। So as per the new guidelines by the RBI on payment aggregators, what is the minimum net worth a payment aggregator must have at the time of application?
तो कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर जब वो अप्लाई कर रहा है आपके लाइसेंस के लिए टू दी आरबीआई, तो उनको मिनिमम नेटवर्थ मेंटेन करनी होगी 15 करोड़ की। ठीक है, ये क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे थर्ड फाइनेंशियल ईयर में इनको मेंटेन करना होगा 25 करोड़ का आपका नेटवर्थ। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे आपका पेमेंट एग्रीगेटर जो है, पेमेंट एग्रीगेटर की बात चलिए, राइट? ये कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के आपके पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल। ठीक है, जैसे आप कहीं बाहर गए, किसी होटल में खाना खाने गए, आपने वहां पे अपना कार्ड स्वाइप करवाया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक पेमेंट एग्रीगेटर जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हमारी होती हैं, तो वहाँ पे ये आपका एग्जांपल देखने को मिलता है। और एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, जहाँ पे हम इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अपने देश से बाहर हम जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको, दैट इज पहली इंडियन कंपनी कौन सी बनी थी जिससे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला था? ठीक है, सो इन द ईयर 2024 कैश फ्री पेमेंट जो है, कैश फ्री पेमेंट जो है, ये आपकी पहली कंपनी बनी थी इंडिया की जिसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू बिहार? तो पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका बिहार में, उसी से रिलेटेड आपका पॉइंट है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है नेशनल मखाना बोर्ड इन पुनेरा बिहार टू सपोर्ट फार्मर्स एंड टू बूस्ट मखाना इंडस्ट्री। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, बिहार जो है अप्रॉक्स 90% ऑफ मखाना प्रोडक्शन करता है। और आपका जो नेशनल मखाना बोर्ड है ये भी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? पुनेरा बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 3/800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट का इन पीरपेंती भागलपुर विद अ टोटल आउटले ऑफ ₹25,000 करोड़। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया है अरारिया गलगलिया रेल लाइन वर्थ ₹4,140 करोड़ इन बिहार। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन जोगबनी एंड दानापुर, एंड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी बिटवीन सहरसा एंड छेहरता एंड फ्रॉम जोगबनी एंड इरोद इन तमिलनाडु, राइट? सो सारे आपके पॉइंट्स यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं दे ऑल आर करेक्ट, सो आंसर विल बी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पीएम मोदी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, बिहार में इनॉग्रेट किया था फर्स्ट एवर सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एट पुनेरा बिहार में ये आपकी की गई थी अंडर दी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये जो फैसिलिटी है ये प्रोड्यूस करेगी 5 लाख डोसेस एनुअली टू हेल्प फार्मर्स टू इंक्रीज फीमेल काल बर्थ्स एंड टू इम्प्रूव डेयरी इनकम। नेक्स्ट है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था विक्रमशिला टू कतारिया रेल लाइन वर्थ ₹2,170 करोड़ एंड इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल लिंक अक्रॉस रिवर गंगा। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग एट द न्यू सिविल एनक्लेव ऑफ पुनेरा एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपका चौथा एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनल हुआ है बिहार में। पहले आपका पटना का एयरपोर्ट था, फिर गया एंड दरभंगा, और आफ्टर दैट ये आपका होगा पुनेरा का। ठीक है, देन इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था फेज 1 ऑफ कोसी मेची इंट्रास्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसका आपका कॉस्ट है 2,680 करोड़ का, एंड ये फोकस करेगा आपके ऑन अपग्रेडिंग द कैनाल्स, डीलिस्टिंग, रीबिल्डिंग डैमेज स्ट्रक्चर्स, रेनोवेटिंग सेटलिंग बेसिन, इन सब पे ये फोकस करेगा, और कैनाल डिस्चार्ज कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा 15,000 से ये बढ़ा के 20,000 की जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने पार्टिसिपेट किया था गृह प्रवेश सेरेमनीज फॉर 35,000 रूरल एंड 5,920 अर्बन बेनिफिशरीज अंडर योर प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स अराउंड 500 करोड़ टू क्लस्टर लेवल फेडरेशन अंडर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ओके, now next up question है, what is the main objective of a AI for Viksit Bharat roadmap in launched by the नीति आयोग? So recently नीति आयोग ने लॉन्च किए हैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स, जिसमें से एक है AI for विकसित भारत रोडमैप। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक्सेलरेट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ
using the AI, using the artificial intelligence. Okay, so answer here is option number A. इसके अलावा और भी यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी, जो एक डिजिटल लाइब्रेरी है आपकी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की फॉर सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के तहत नीति आयोग जो है सपोर्ट करेगा 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स को डिप्लॉय करने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 स्टेट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर एक्सेलिंग इन यूज ऑफ टेक टू इम्प्रूव गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड्स को। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, recently in September the Ministry of Earth Science signed a new exploration agreement with which organization to explore a class of precious metal polymetallic sulfur nodules in a northwest of Indian Ocean for a period of 15 year। तो recently हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक्सप्लोरेशन अग्रीमेंट। ठीक है, किस चीज के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए क्लास ऑफ अ प्रीशियस मेटल पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल, दैट इज पीएमएस के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब ये हमारा जो है सेकेंड अग्रीमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, इंडिया ने 2 पीएमएस अग्रीमेंट साइन किए हैं, एक्सप्लोरेशन अग्रीमेंट साइन किए हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ, और टोटल 3 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं। ठीक है, अभी हमने तीसरा अग्रीमेंट साइन किया है जो आपका रहेगा 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन है? डॉक्टर एम रविचंद्रन, जो हमारे सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, एंड आपके सेक्रेटरी जनरल है आईएसए के, इनका नाम है लेटिसिया कार्बोल हो। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे मैंने बात की है कि 3 आईएसए के साथ अग्रीमेंट साइन हुए हैं, एक्सप्लोरेशन अग्रीमेंट, जिसमें से एक आपका अग्रीमेंट है 2002 में साइन हुआ था फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ नोड्यूल्स इन अ सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन, जो आपका एक्सटेंड हुआ है और ये वैलिड है 2027 तक। ठीक है, दूसरा एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अ पॉलीमेटालिक सल्फाइड, दैट इज पीएमएस, इन अ इंडियन ओशियन रीजन, ये आपका वैलिड रहेगा 2031 तक। ठीक है, 2016 में साइन हुआ था। तीसरा अग्रीमेंट अभी हमने साइन किया है, ठीक है, फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स, अगेन फॉर पीएमएस, जिसमें एक्सप्लोरेशन एरिया हमारा रहेगा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का इन दी कार्लसबर्ग रीजन, जो 3000 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है इन अरेबियन सी एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशियन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीएमएस की, पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स, जिसके लिए ये एक्सप्लोरेशन अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली आपका इसमें ज़्यादा मात्रा में आपका मैग्नीज रहता है, कोबाल्ट रहता है, निकल रहता है, कॉपर रहता है, तो इसका कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, आईएसए के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, या आप कह सकते हो एक लाइसेंस बेसिकली हमें मिल जाता है एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को, राइट। सो यहाँ पे मैंडेटरी होता है लाइसेंस लेना या आपका परमिशन लेना आईएसए से। ठीक है, किस चीज़ के लिए? हाई सीज में या पार्ट ऑफ ओशियन में एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए बेसिकली। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी की, तो इनके अकॉर्डिंग कंट्रीज जो हैं आपकी, जैसे इंडिया हो गया या कोई भी कंट्रीज होगी, तो ये क्लेम कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइट अप टू 350 नॉटिकल माइल्स, एंड अगर केस हो आपका बे ऑफ बंगाल का, इन दैट केस अप टू 500 नॉटिकल माइल्स का एरिया ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, इसके सेक्रेटरी जनरल है आपके लेटिसिया कार्बोहोल, एंड हेडक्वार्टर इसका किंगस्टन जमाइका में लोकेटेड है। 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।